हेलो एवरीवन। एक बार पुनः स्वागत है आपका मेक आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। मैं मुकुल वाजपेयी। हम लोग अपनी सीरीज लेकर चल रहे हैं मेंस विद मेक आईएएस, और कल काफ़ी लोगों ने कमेंट किए, काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, जिससे आज हम लोगों को प्रोत्साहन मिला और हमें लगा कि यह सीरीज हर हालत में जो है लगातार जारी रहनी चाहिए। और आज उसी जो है कड़ी में हम लोग दूसरा वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसमें आज दोबारा हम लोग 6 टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और जो 6 टॉपिक्स हैं वह हैं भारत में बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म इन इंडिया, कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर, भारतीय वास्तुकला के विकास में बौद्ध धर्म और जैन धर्म की भूमिका। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वह है लेटर मॉडर्न आर्किटेक्चर, उत्तर मौर्यकालीन वास्तुकला। इसके बाद जो अगला टॉपिक्स होगा वो होगा हमारा गुप्ता पीरियड्स, जो है गुप्ता काल। इसके बाद होगा गांधार आर्ट, और फिर इसके बाद होगा चोलास आर्किटेक्चर्स। ठीक है, तो काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि इंग्लिश में भी जो है कुछ जो टर्म्स हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं, उनको डिस्कशन किया जाए। तो मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं उनको इंग्लिश में भी यहाँ पे डिस्कशन करते हैं, बाकी हिंदी में तो हम लोग यह लेकर चलेंगे ही। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, जो हमारा पहला टॉपिक है वह है भारत में बुद्धिज्म, भारत में बौद्ध धर्म। भारत में बौद्ध धर्म। ठीक है, अगर हम लोग भारत में बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि जो है सबसे पहले हमने यहाँ पे भूमिका लिखनी है। ठीक है, और भूमिका में मैंने आपको बताया था कि जैसा क्वेश्चन का डिमांड रहेगा वैसे हमें भूमिका लिखनी होगी डेफिनेटली। तो भूमिका हम लोग बाद में बात करेंगे, हर क्वेश्चन के साथ हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इसमें कैसी भूमिका लिखी जा सकती है। ठीक है, तो अब हम लोग भूमिका के साथ में हम लोग शुरू करते हैं। नंबर 1 पे क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है। देखो, सबसे पहले आपको याद होगा यूपीएससी 2020 में एक क्वेश्चन आया था कि भारत का दर्शन, ठीक है, और धर्म ने किस तरह से यहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो स्मारक हैं, ठीक है, और जो स्थापत्य है उसको प्रभावित किया है। तो इस तरीके से एक बौद्ध धर्म के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में बौद्ध धर्म ने, ठीक है, किस तरह के यहाँ के स्मारकों एवं स्थापत्य, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स एंड आर्किटेक्चर को प्रभावित किया है। ठीक है, हो सकता है पर्टिकुलर यह बौद्ध धर्म के ऊपर ना आके पुनः एक बार दर्शन और आपका जो है धर्म के ऊपर आ जाए। अगर बौद्ध धर्म नहीं भी आता है तब भी आपको बौद्ध धर्म ने चूंकि काफी बड़ी मात्रा में भारत की स्मारकों को प्रभावित किया है, ठीक है, इसलिए बौद्ध धर्म के ऊपर आपको जरूर इसमें मेंशन करने होंगे। और डेफिनेटली आप जब इसको जो है स्मारक और धर्म के ऊपर बौद्ध धर्म का जब प्रभाव लिखेंगे तो इसमें चाहे वो आपका स्तूप हो, ठीक है, चाहे वो आपके चैत्य हो, ठीक है, इसके बाद विहार हो गया, चैत्य विहार हो गया, ठीक है, इसके बाद आपका जो है इसमें अगर आप बौद्ध धर्म में और आगे आएंगे तो फिर इसमें आप जो है पिलर वगैरह भी शामिल किए जा सकते हैं। ठीक है, इसके साथ इसमें गुहा स्थापत्य काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, केव आर्किटेक्चर, चाहे वो अजंता की हो चाहे वो एलोरा की हो, तो ये आपको इसमें शामिल करने होंगे टॉपिक्स में। ठीक है, तो नंबर 1 पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि स्मारकों और स्थापत्य को बौद्ध धर्म ने किस तरीके से प्रभावित किया है, और इसमें फिर आपको इन तीनों चीजों के ऊपर चर्चा करनी होगी। अगर ओवरऑल में आ जाता है कि किस तरीके से भारतीय दर्शन और भारत के धर्म ने किया है, तो फिर यहाँ पे हम लोगों को बौद्ध के साथ साथ हिंदू भी शामिल करना होगा। ठीक है, फिर इसमें हमें जैन भी शामिल करना होगा। तो हिंदू और जैन की जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे, ठीक है, इसमें पता जरूरी क्या है, जरूरी यह है कि आपको इसके उदाहरण पता हो, इसके एग्जाम्पल्स पता हो। अगर आपको जो है सांची का स्तूप नहीं पता है, ठीक है, धमेक स्तूप नहीं पता है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी वहां पे। आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए, अजंता एलोरा की गुफा के एग्जाम्पल पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है वो चीज लिख सकते हैं। अब जैसे कि जब 2020 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि किस तरीके से प्रभावित किया है, तो मुझे लगता है इसके प्रभाव के साथ साथ में स्टूडेंट्स को यहाँ पे एक मैप भी बनाना चाहिए, जिसमें कुछ बौद्ध धर्म के मंदिर दिखा देने चाहिए थे, या बौद्ध धर्म से संबंधित जो स्मारक है, चाहे वो एमपी में हो, ठीक है, चाहे वो यूपी में हो या कहीं पर भी हो, वो दिखा देना चाहिए था। ठीक है, इसके साथ में कुछ आपको जो है हिंदू धर्म से संबंधित स्मारक भी दिखा देने चाहिए थे।
और कुछ आपको इसमें जैन धर्म से संबंधित, चाहे वो माउंट आबू हो या जो भी हो, ठीक है, वो भी आपको दिखा देना चाहिए था। तो अगर आप ऐसा जो है ये एक स्ट्रक्चर बना देते, मैप बना देते, तो डेफिनेटली 0.5 मार्क्स यहाँ पे आपके ग्रो हो जाते, गेन आप कर लेते 0.5 मार्क्स। ठीक है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है, देखो, क्योंकि ये होती है एक्चुअली इनरिचमेंट की। आप अपने आंसर देखो, सब ये तो सभी बता देंगे कि स्मारक कौन से हैं, है ना, क्या क्या प्रभाव हुआ है, ये तो सभी बता देंगे, लेकिन जरूरी यह है कि आप इसको जो है मैप से भी जोड़ पाए। तो इस तरीके से अगर आप लोग बनाते तो डेफिनेटली जो है उसका लाभ आपको मिलता है। या आगे अगर कोई क्वेश्चन आए तो इसको जरूर बनाइए। ठीक है, विशेष तौर से अगर मान लीजिए यूपी को लेकर कोई क्वेश्चन आए, ठीक है, तो यूपी का यह मैप वगैरह जो है इसमें जरूर शामिल करिए। तो ये एक क्वेश्चन हो गया है कि जो है किस तरीके से स्मारक और इसको प्रभावित किया है। ठीक है, तो नंबर 1 हो गया, नंबर 1 हो गया स्मारक एवं स्थापत्य पर प्रभाव। ठीक है, बौद्ध धर्म का। ठीक है, ये क्वेश्चन बनाया जा सकता है और हो सकता है इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करने भी आ जाए। और जहां पर अगर मान लो इसमें क्रिटिकली एनालिसिस करने के लिए आ गया, तो वहीं पर आपको इसमें हिंदू और जैन धर्म भी जोड़ देना है, इनके भी स्मारक यहाँ पे जोड़ देना है। अगर क्रिटिकली एनालिसिस करने आ गया तो ये दोनों आपको मतलब सिंपली ये बता देना है कि ना केवल बौद्ध धर्म बल्कि भारत की जो स्थापत्य है वह एक तरीके से धर्मनिरपेक्ष कही जा सकती है। यहाँ पर हिंदू धर्म और जैन धर्म ने भी जो है इक्वली इसमें पार्टिसिपेट किया है, भले ही बौद्ध धर्म ने थोड़ा ज्यादा किया हुआ है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन मुझे लगता है एक बनाया जा सकता है कि बौद्ध धर्म के जो विचार है, विचार या पर्टिकुलर हम बोल देंगे जो नैतिक विचार है, नैतिक विचार और दर्शन, तो बौद्ध धर्म के नैतिक विचार और दर्शन का भारतीय तात्कालिक समाज पर क्या प्रभाव हुआ है ना। तो भारतीय तात्कालिक समाज पर जो है इसके जो एथिकल आइडियाज हैं, ठीक है, मोरल आइडियाज हैं, और जो इसकी जो फिलॉसफी है बौद्ध दर्शन की, ठीक है, उसका भारतीय समाज पर, इंडियन सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है अगर इसमें समाज के संदर्भ में आ जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन ही बन जाते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है कई बार। ठीक है, और बौद्ध धर्म तो डेफिनेटली जो है काफी चर्चा, जैसे आपको याद होगा यूपी पीसीएस में 2020 में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि विश्व शांति को स्थापित करने में, ठीक है, कि विश्व शांति को स्थापित करने में बौद्ध साहित्य की भूमिका। ठीक है, यह एक क्वेश्चन आया हुआ था 2020 में यूपी पीसीएस में। तो डेफिनेटली यह जो है नैतिक विचार और दर्शन को लेकर भी आ सकता है यहां पर। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन बन सकता है, इसके बाद 3rd नंबर पे जो मुझे लगता है क्वेश्चन बनना चाहिए वह यह बनना चाहिए कि बौद्ध धर्म का जो है, देखो जब 5वीं 6ठी शताब्दी के टाइम पे जब भारत में धर्म काफी उभर रहे थे, सामने आ रहे थे, तो उस टाइम पे बौद्ध धर्म के साथ में लगभग इक्वल में जैन धर्म भी चल रहा था। ठीक है, तो इसमें कई बार ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में जैन धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म को ज्यादा प्रसार क्यों मिला है। ठीक है, ज्यादा इसको प्रसार क्यों मिला, ये एक बन सकता है क्वेश्चन कि कारण सहित बताइए कि भारत में बौद्ध धर्म की अपेक्षा या जैन धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म का ज्यादा प्रसार क्यों हुआ। इसमें भारत में भी आ सकता है और इसके साथ में विश्व में भी आ सकता है। ठीक है, क्योंकि विश्व के जो है कई देशों में बौद्ध धर्म उस समय पर था। तो इसमें सिंपल सी बात है, आपको आराम से 8-10 पॉइंट मिल जाएंगे। अच्छा, और कोशिश ये करिए जब भी आप पॉइंट्स लिखें, ठीक है, या जब भी आप पॉइंट्स ढूंढें, सर्च करें, तो अलग अलग डायमेंशंस में, जैसे कि देखो अगर मान लो मुझे लिखना होगा तो इसमें नंबर 1 एक सामाजिक डायमेंशंस में देखूंगा, क्या इसमें सामाजिक प्रभाव क्या हो सकता है कि उस टाइम पे बौद्ध धर्म को ज्यादा प्रसार मिला है। तो फिर मैं, अगर मुझे सामाजिक लिखना होगा तो मैं लिख सकता हूँ कि उस समय पे जो है इनकी जो भाषा थी वह बहुत इजी थी, इन्होंने उसी भाषा में जो है जो हमारी संस्कृत वैदिक काल में संस्कृत लैंग्वेज थी, इन्होंने उसको जो है पाली में कन्वर्ट कर दिया, साहित्य को पाली लैंग्वेज में लिख दिया। उस समय पे जो है इन्होंने अपनी लैंग्वेज को बहुत आसान कर दिया, तो सामाजिक स्तर पे यह जो है समाज को समझ में आने लगी।
अगर हम लोग जो है आर्थिक स्तर पे बात करें कि यार आर्थिक स्तर पे क्या जो है मिला होगा, तो डेफिनेटली आप बात करेंगे यहाँ पे जैन धर्म जो है, जैन धर्म में चर्चा की जाती है कि खेती किसानी के ऊपर भी जो है रोक लग जाती है, क्योंकि वहां पे जो है जीव हत्या करना एकदम मनाही है। जबकि यह इतने जो है जानदार वो नहीं थे, इन्होंने इन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, तो जो है खेती किसानी किसानों का जो कोई भी नुकसान नहीं हुआ, तो किसानों ने भी इनको अपनाया। इसके बाद अगर हम लोगों को राजनीतिक स्तर पे देखना होगा, तो राजनीतिक स्तर पे डेफिनेटली मौर्य साम्राज्य के कई शासकों का जो है, अशोक का या फिर कई शासकों ने जो है इस बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए एफर्ट किया। इवन कई लोगों को नेपाल भी भेजा, कई लोगों को श्रीलंका भी भेजा, ठीक है, प्रसार करने के लिए। तो ये हो गया। तो इस तरीके से अगर आप लोग तीन तीन पॉइंट्स इन तीनों में भी देख लेंगे तो 9 पॉइंट्स यहीं पर हो गए। एक दो पॉइंट्स आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं अगर चाहेंगे तो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पॉइंट्स जो है यहाँ पे सर्च करने होंगे, और ये मल्टी डायमेंशनल आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, एक डायमेंशन नहीं रहेगा। अगर आप जो है इसमें 6 पॉइंट एक बार में लिखते हैं, उससे ज्यादा बेटर है कि आप तीन तीन पॉइंट्स तीनों डायमेंशंस में लिखें, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। या दो दो पॉइंट्स आप तीन चार डायमेंशंस में लिख दें। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि अन्य धर्म की अपेक्षा या जैन धर्म की अपेक्षा हिंदू धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म का भारत एवं विश्व में अधिक प्रसार क्यों हुआ है। तो नंबर थर्ड एक प्रसार को लेकर एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसके बाद नंबर 4 पे एक क्वेश्चन जो है अगर हमें बनाना होगा तो वह बना सकते हैं। ये तो मैंने खैर बता ही दिया आपको नैतिक विचार के ऊपर। अच्छा, जब नैतिक विचार के ऊपर मैंने आपको यह बताया था कि जो है तात्कालिक समाज को किस तरीके से प्रभावित किया, इसमें यह भी आ सकता है कि इसकी वर्तमान में प्रासंगिकता बताइए, रिलेवेंस, ठीक है, इसका जो है वर्तमान में क्या रिलेवेंस है, जो बौद्ध धर्म के जो आइडियाज हैं उनका, ये भी एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है इसके ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन बन सकता है। कई बार एक क्वेश्चन बन जाता है, जैसे कि अभी तो नहीं, काफी पहले पूछा गया था और यूपीएससी में नहीं, यूपी पीसीएस में बनाया जा सकता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म की तुलना करने के लिए एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि तुलना करिए जैन की और बौद्ध धर्म की, ठीक है। हो सकता है पर्टिकुलर ये जैन धर्म बौद्ध धर्म की जो है तुलना करने के लिए भी आ सकता है, या फिर एक ये आ सकता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म की जो है उनके जो नैतिक विचार है उसकी तुलना करिए। तो एक बन सकता है धर्मों की तुलना करने पर, और एक बन सकता है नैतिक विचारों की तुलना तुलना करने पर। तो इसमें प्रॉपर जो नैतिक विचार होंगे, जो उनके जो दर्शन होंगे, उसकी तुलना हमें करनी होगी, ठीक है। इसके बाद ये चौथा क्वेश्चन हो गया, तुलना करने के ऊपर भी आ सकता है। एक 5th नंबर का क्वेश्चन बन सकता है जो कि बौद्ध धर्म के साहित्य के ऊपर बन सकता है। बौद्ध साहित्य चूंकि काफी प्रचलित हैं, ठीक है, और काफी प्रचलन में है, और तो इसलिए एक क्वेश्चन बन सकता है बौद्ध धर्म के साहित्य के ऊपर कि, और मैंने आपको पहले बताया कि एक क्वेश्चन आया भी था यूपी पीसीएस में 2020 में कि विश्व शांति को स्थापित करने में बौद्ध धर्म की भूमिका या बौद्ध साहित्य की भूमिका का वर्णन कीजिए। एक 8 नंबर का ये क्वेश्चन 125 वर्ड्स में आया हुआ था, ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन आया हुआ था और 2020 में आया हुआ था। अब हम लोग बात करते हैं बौद्ध साहित्य की अन्य, मतलब एक तो विश्व शांति वाला हो गया जो कि पूछा जा चुका है, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन में बौद्ध साहित्य की भूमिका, या भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में बौद्ध साहित्य की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन पर्टिकुलर ये बन सकता है, ठीक है, और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बनना भी चाहिए, है ना। अभी नहीं बना है तो आगे चल के 1 साल में और बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर बौद्ध साहित्य के ऊपर, एक तो ये हो गया विश्व शांति वाला, एक हो गया पुनर्लेखन में, एक यह बन सकता है क्वेश्चन कि बौद्ध साहित्य ने किस तरीके से बौद्ध साहित्य किस तरीके से जो है तात्कालिक समाज और राजनीति का वर्णन करता है। तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ये भी बन सकता है बौद्ध साहित्य के ऊपर, ठीक है। तो यह जो है क्वेश्चन बन सकता है बौद्ध साहित्य के ऊपर, ठीक है। तो लगभग 5
क्वेश्चन है। बाकी देखो बौद्ध धर्म का जो स्तूप वगैरह है ये मैंने आपको पहले बताया, और कल मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था कि स्तूप के ऊपर कैसे और क्वेश्चन बन सकते हैं ना, क्योंकि कल तो हमने पूरा स्तूप डिटेल में लिया था। तो जिसने वो वीडियो ना देखा हो वो वीडियो देख ले, तो ये काफी आपको लाभ हो जाएगा इसका। देखो अब इसमें जो है भारत में बुद्धिज्म और साथ में भारतीय वास्तुकला के विकास में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का योगदान, ये लगभग दोनों कवर हो गए हैं। ठीक है, ये लगभग दोनों कवर हो गए हैं, और लगभग 6-7 क्वेश्चन हैं जो इसके ऊपर बन सकते हैं। अब यूपी के संदर्भ में मैं बात करूं, है ना, तो यूपी के संदर्भ में मैं एक एक सेकंड रुकिए, है ना, बोलो क्लास में। ठीक है, अब जो है यूपी के संदर्भ में एक बौद्ध सर्किट के ऊपर भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, बौद्ध सर्किट के ऊपर क्वेश्चन, लेकिन वो हम लोग यूपी वाले में कवर कर लेंगे, इसमें नीड नहीं है वो कवर करने की। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के ऊपर इतने क्वेश्चन आपके ये बन सकते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं उत्तर मौर्यकालीन वास्तुकला के ऊपर। ठीक है, जो कि लेटर मौर्यन आर्किटेक्चर है। ठीक है, उत्तर मौर्यकालीन वास्तुकला के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, इसके लिए सबसे अच्छा जो सोर्स है वो मैं आपको बताऊं, 11वीं की जो फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी आती है, ठीक है, भारतीय कला का परिचय, ठीक है, 11वीं की किताब आती है, उसका चैप्टर नंबर 4। ठीक है, थर्ड जो चैप्टर है वो मौर्यकालीन है, ठीक है, मौर्यन है, और चैप्टर नंबर 4 जो है वह है उत्तर मौर्यकालीन वास्तुकला, ऐसे कुछ है, मतलब उत्तर मौर्यकालीन वास्तुकला की गतिविधियां, ऐसा कुछ नाम है उस चैप्टर का। तो वो चैप्टर आप लोग देख लेंगे, बाकी कुछ चीजें गूगल पे सर्च कर लेंगे, तो उतने में आपका इस वाले पार्ट के लिए बहुत अच्छा काम हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो शामिल होती है, नंबर 1 पे जो है एक क्वेश्चन बन सकता है मथुरा कला के ऊपर। ठीक है, मथुरा कला के ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है, तो इसमें नंबर 1 बन सकता है विशेषताएं। ठीक है, नंबर 2 बन सकता है कि मथुरा कला के ऊपर विदेशी प्रभाव। ठीक है, चूंकि यह एक स्वदेशी वो थी, तो आपको ये कई बार क्वेश्चन बन सकता है कि जो है मथुरा कला के ऊपर विदेशी प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। तो आपको इसमें जितने भी जो है पॉइंट्स रहेंगे आपके, वो आपको काटने होंगे, और फिर आपको इसके पक्ष में लिखना होगा कि यह एक स्वदेशी जो है कला है। ठीक है, यह एक स्वदेशी जो है कला है, वो आपको बतानी होगी। तो विशेषताएं आ सकती है ना, इसमें विदेशी प्रभाव के ऊपर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। मथुरा कला के ऊपर लगभग 2 ही तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, फिर कंपेयर करने के लिए आ सकता है कि मथुरा कला और गांधार कला को कंपेयर करिए। ठीक है, यह एक क्वेश्चन बनेगा। दूसरा बनेगा गांधार कला के ऊपर, गांधार स्टाइल के ऊपर, ठीक है, आर्ट के ऊपर। तो गांधार कला के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, और गांधार कला के ऊपर गांधार कला के ऊपर आया हुआ भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में 2020 में आया हुआ था। ठीक है, कि गांधार कला जो है वह यूनानी जो है रोम वासियों की तुलना में यूनानियों की ज्यादा ऋणी है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, तो गांधार कला के ऊपर जो है एक क्वेश्चन, एक तो यूनानी और रोमवासियों को लेकर बन सकता है, और एक क्वेश्चन बन सकता है स्वदेशी और विदेशी तत्वों को लेकर। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि गांधार कला को बनाने वाले जो वो थे शिल्पकार थे, गांधार मूर्तियों के बनाने वाले जो शिल्पकार थे, उनके जो हाथ थे वह जो है विदेशी थे, जबकि उनका हृदय इंडियन था, भारतीय था या स्वदेशी था। इस तरह का जो स्टेटमेंट देके एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है गांधार कला के ऊपर, और आपको सिंपल यही करना है कि स्वदेशी और विदेशी की जो तत्व होंगे 6-6 पॉइंट्स दोनों में याद कर लेने हैं, और सीधा जाके वहां पे लिख देना है। गांधार कला की भूमिका जब भी आप लिखें तो जरूर इसमें जो मैप है गांधार कला का जो विस्तार रहा हुआ है, ठीक है, गांधार कला का जो विस्तार वाला क्षेत्र रहा है उसको जरूर यहाँ पे जो है आपको बता देना है। ठीक है, मैप सही नहीं बनाया है, आप थोड़ा सही बनाइएगा मैप। तो यह गांधार कला का जो विस्तार वाला क्षेत्र है, यह जरूर आप मैप पे बनाना होगा वहां पे। ठीक है, और जरूर इसको बनाइए। तो ये हो गया।
ठीक है, मथुरा कला में भी सेम वही चीज आपको करना है। नंबर 1 एग्जाम्पल, नंबर 2 मैप, इन दोनों चीजों का आपको विशेष ध्यान देना होगा, एग्जाम्पल और मैप का। ठीक है, तो गांधार कला के ऊपर एक ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, पर्टिकुलर इसमें जो है विशेषताओं को लेकर भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, साइलेंट फीचर्स ऑफ द गांधार स्टाइल। तो साइलेंट अगर आप लोग 6-6 पॉइंट्स इसमें याद करेंगे तो डेफिनेटली फीचर्स लिख ही लेंगे उसके। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा वो नहीं है उसमें, वो दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा इसमें और जो है एक क्वेश्चन जो बन सकता है, चूंकि लेटर मॉडर्न है, लगभग पूरा ही पीरियड होगा। ठीक है, तो इसमें आपका एक मूर्ति कला के ऊपर भी बन सकता है। ठीक है, मूर्ति कला के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। 5वीं-6वीं शताब्दी के दौरान में मूर्ति कला की जो प्रवृत्तियां पैदा हुई हैं, ठीक है, या स्वरूप में जो परिवर्तन आया पर्टिकुलर, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बन सकता है। एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। एनसीईआरटी में ये सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे जब आप चौथा चैप्टर पढ़ लेंगे एनसीईआरटी का। तो ठीक है, इसके बाद में जो क्वेश्चन बनाया जा सकता है वो अजंता और एलोरा की गुफाओं के ऊपर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, हम लोगों ने कल जब हम लोग गुफा के स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तो उसमें काफी डिटेल में पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, अजंता भी पढ़ा था, एलोरा भी पढ़ा था, और बराबर की मतलब काफी सारी जो है डिटेल में पढ़ा हुआ था। तो अगर आपने वह लेक्चर नहीं देखा है तो वह देख लीजिए, आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी कि गुफा आर्किटेक्चर के ऊपर, केव आर्किटेक्चर के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये पॉइंट्स हैं कुछ जो मुझे लगता है उत्तर मॉडर्न काल में आपके बनते हैं। मथुरा कला हो गई है, गांधार कला हो गई है, केव आर्किटेक्चर हो गया है, और स्कल्पचर हो गया, मूर्ति कला हो गई है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन अगर ओवरऑल में पूछेंगे तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि मौर्य काल की अपेक्षा उत्तर मौर्य काल में आपको वास्तुकला और मूर्तिकला में किस तरह के परिवर्तन देखने को मिलते हैं, यह भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो उसमें अगर आप लोगों ने यह मथुरा कला और गांधार कला, ठीक है, अमरावती वगैरह डिटेल में पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आप उसमें अच्छा कर लेंगे। ठीक है, उत्तर मौर्यन वास्तुकला में। तो ये उत्तर मौर्यन वास्तुकला हो गया है। इसके बाद हम लोग करते हैं गुप्त काल के ऊपर चर्चा। गुप्त काल काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, यूपीएससी हो या यूपी पीसीएस हो, यूपी पीसीएस में तो लास्ट 2 ईयर से जो है गुप्त काल काफी फेवरेट रहा है। ठीक है इनका। तो और एक जो है ये तो सभी का फेवरेट क्वेश्चन होता है कि इसको जो है गोल्डन एरा क्यों बोला जाता है, गुप्त काल। ठीक है, गुप्त काल के ऊपर नंबर 1 एक ये क्वेश्चन बनता है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों बोला जाता है। ठीक है, स्वर्ण युग क्यों बोला जाता है, लेकिन इसकी अपेक्षा हम लोग पहले बात कर लेते हैं अन्य पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गुप्तकालीन स्थापत्य के ऊपर। ठीक है, एक क्वेश्चन बन सकता है गुप्तकालीन स्थापत्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, विशेषताओं का वर्णन कीजिए गुप्तकालीन स्थापत्य की। जब स्थापत्य की यहाँ पे चर्चा होगी तो डेफिनेटली यहाँ पे मंदिर स्थापत्य की जरूर चर्चा होगी। ठीक है, क्योंकि गुप्त काल में मंदिर स्थापत्य एकदम अपने, चूंकि गुप्त काल में पता है ऐसे काम हुए हैं जो उसके पहले कभी हुए ही नहीं। ठीक है, अगर आप देखेंगे दर्शन का विकास जो है वो भी गुप्त काल में होने लगता है। आप देखते हैं मंदिर की जो स्थापत्य है वो अपने गुप्त काल में जो है एकदम चरम स्तर पे पहुंच जाती है। आप देखते हैं जो है गुप्त काल में जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी अपने जो है अलग स्तर पे पहुंच जाती है, साइंस टेक अलग स्तर पे पहुंच जाती है। इसके बाद मतलब काफी सारे ऐसे काम हुए ना गुप्ता पीरियड में कि मतलब लगता है कि वास्तव में ये गोल्डन एरा थी। ठीक है, चाहे वो साइंस टेक हो, चाहे वो आपका जो है एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो आपका आर्किटेक्चर हो, या फिर आपका टेम्पल आर्किटेक्चर हो, ये सारी चीजें जो है गुप्ता पीरियड्स में काफी चर्चा में रही हैं। और इन्होंने जब मंदिर की बात होती है तो मंदिर में आप देखो जरूरी क्या है, एग्जाम्पल, ठीक है, और उसकी विशेषताएं, तो ये जरूर आप लोग याद रखिए। ठीक है, स्थापत्य की जब भी चर्चा होगी तो मंदिर स्थापत्य की भी चर्चा होगी। ठीक है, और पर्टिकुलर मंदिर स्थापत्य मैंने पिछले वीडियो में, कल वाले पहले लेक्चर में पूरा अच्छे तरीके से बताया है किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग डिटेल में नहीं ये बताएंगे, अगर देखना है तो आप पुराना वाला लेक्चर वहां पे देख लीजिएगा। तो ये स्थापत्य के ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है इसमें। अगला जो मुझे लग रहा है क्वेश्चन बनना चाहिए वह बनना चाहिए मूर्ति कला के ऊपर। नंबर 1 स्थापत्य, नंबर 2 मूर्ति कला। ठीक है,
कई बार क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन बना देते हैं कि गुप्तकालीन स्थापत्य और मूर्तिकला के ऊपर चर्चा कीजिए। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आप स्थापत्य की जो है 4-5 विशेषताएं याद कर लीजिए और मूर्तिकला की 4-5 विशेषताएं याद कर लीजिए और इतने में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। भूमिका में आपको सिंपल ये लिख देना है कि जो है स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से गुप्तकाल स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। अगर आपको कोई स्टेटमेंट याद आ जाता है तो उसमें गुप्तकाल का कोई भी स्टेटमेंट वहां पे शामिल कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी इतिहासकार का हो जिसने प्रशंसा की हो, है ना। ये नहीं कि किसी ने गुप्तकाल की बुराई की है और आप उसको जो है स्टेटमेंट लिख दें, ऐसा ना हो। जिसने प्रशंसा की हो आप उसका स्टेटमेंट जो है उसमें डालिए, जो है इंट्रो में, काफी अच्छा रहेगा, इफेक्टिव होता है वो चीज। ठीक है, तो मूर्तिकला के ऊपर हम लोग जो है बात कर लेंगे। मूर्तिकला के ऊपर फिर आप जो है इसमें डिटेल में देख लीजिए, 7-8 पॉइंट्स अच्छे से देख लीजिए गुप्तकालीन मूर्तिकला के। ठीक है, एनसीईआरटी की किताब में भी ये मिल जाएगा और गूगल पे भी अच्छे से मिल जाएगा गुप्तकाल। तो मूर्तिकला के बारे में देख लीजिए। इसके बाद जो अगला इसमें क्वेश्चन बन सकता है, थर्ड जो क्वेश्चन बन सकता है वह बन सकता है गुप्तकालीन जो है उसमें क्या कहते हैं, चित्रकला के ऊपर। ठीक है, क्योंकि चित्रकला का भी भले ही उतना विकास तो नहीं हुआ है, ठीक है, कम ही विकास हुआ है चित्रकला का, लेकिन फिर भी जो है गुप्तकालीन चित्रकला कला के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, बीपीएससी में खासतौर से जो है तीनों तरीके का यह क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है, तो डेफिनेटली इसमें चित्रकला के ऊपर भी आपको जो है 4-5 पॉइंट मिल जाएंगे। 4-5 पॉइंट्स में ही इतना काम हो जाएगा कि आपको वहां पे ये नहीं होगा कि आप खाली पन्ना छोड़ के आएंगे। ठीक है, पन्ना आपका भर जाएगा। इसके बाद गुप्तकाल में जो काफी महत्वपूर्ण है, जो चौथा क्वेश्चन है, वह है यहाँ के मुद्रा के ऊपर। ठीक है, गुप्तकाल में इस तरह की मुद्राएं चली गई जो कि आगामी कालों में नहीं देखी गई और ना ही उसके पहले देखी गई थी। तो इसलिए यहाँ का जो मुद्रा शास्त्र है या फिर जो वहाँ की जो कॉइन्स है ना, वो काफी जो है चर्चा में रहे थे उस टाइम पे और हरदम रहते हैं। यूपीएससी में ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, लगभग 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था। 2020 में एक गुप्तकालीन सिक्कों के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, गुप्तकालीन मुद्रा के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। तो पढ़ लीजिए, यूपीपीसीएस में आ सकता है। यूपीएससी तो रिपीट नहीं करेगा, लेकिन यूपीपीसीएस ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। ठीक है, तो वो अच्छे तरीके से देख लीजिए। तो ये पर्टिकुलर मुद्रा या फिर मुद्रा निर्माण कला, ऐसा कोई क्वेश्चन बनाया जा सकता है। बस इसमें ध्यान ये रखिए कि आपको यह पता हो कि किस तरह से, किन विधियों से जो है इसमें सिक्के बनते थे, विधियां याद हो आपको। ठीक है, और शासक के नाम जिन्होंने सिक्के चलाए थे, ठीक है, वो याद हो आपको। इतने में आप ये काम कर लेगा। और किसके बनाए जाते थे, ठीक है, धातु के होते थे या फिर किसके होते थे, और धातु में भी कौन सी धातुओं के। तो मतलब इस तरीके से आपको जो यहाँ पे डेफिनेटली 8-10 पॉइंट्स मिल जाएंगे और इतने में आपका आंसर हो जाएगा। चाहे वो 250 शब्दों में आए, चाहे वो 150 शब्दों में आए, या चाहे वो 200 में आए, चाहे वो 125 में आए, तो इतने में आपका काम हो जाएगा। तो जो कॉइन्स है वो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है यूपीपीसीएस में। ठीक है, यूपीएससी में तो ये आ चुका है। इसके बाद जो है चौथा हो गया। इसके बाद पांचवा एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है यहाँ की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर। ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो विकास हुआ है वह बनाया जा सकता है एक क्वेश्चन। ठीक है, जो कि यूपीपीसीएस 2021 में एक क्वेश्चन आया भी था कि गुप्त काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के ऊपर चर्चा करिए। इस तरह का एक क्वेश्चन था जो कि 2021 में आया था यूपीपीसीएस में। तो यूपीपीसीएस में तो मुश्किल है, लेकिन मुझे लग रहा है यूपीपीसीएस में आगे चल के जो है स्थापत्य के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है गुप्तकालीन। ठीक है, तो ये साइंस टेक के ऊपर क्वेश्चन आया था जिसमें आपको दो तीन चीजें देखनी होगी। नंबर 1 तो ये है कि पर्टिकुलर ये देखिए कि इसमें जो है, देखो पढ़ने का तरीका होता है। एक तो होता है कि आपने 5 पॉइंट इसमें रख, ठीक है, याद कर लिए साइंस टेक में। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताऊं, आप क्या करिए, जैसे कि मान लो अगर मुझे पहले देखना होगा तो मैं देखूंगा कि भाई औषधि के क्षेत्र में क्या काम हुआ है। ठीक है, मेडिसिन की फील्ड में क्या। ठीक है, मैं फिर देखूंगा इसमें जो है खगोल विज्ञान के क्षेत्र में क्या काम हुआ है। ठीक है, फिर मैं इसमें देखूंगा जो है गणित के क्षेत्र में क्या काम हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है जितने भी विज्ञान के क्षेत्र हैं, ठीक है, उसमें हम लोग चर्चा यहाँ पे कर लेंगे कि भाई ये, और इन सब में आपको याद होगा कि किसने क्या क्या किया हुआ है। तो आपको अगर 3-3 पॉइंट्स भी याद हैं,
ठीक है, तो उतने में आपका कितना बढ़िया उत्तर जो है इस पे लिख जाएगा साइंस टेक पे अगर आएगा तो। ठीक है, बस सिर्फ इसमें करना ये होगा कि इसमें एग्जाम्पल उदाहरणों में लिख देना है। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें लिख दीजिए, है ना, या किताब का नाम लिख दीजिए, बुक्स का नाम अगर याद है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है पांचवा ये क्वेश्चन गुप्तकाल के ऊपर बन सकता है। पांच के अलावा फिर जो है छठवा एक क्वेश्चन जो गुप्तकाल के ऊपर बन सकता है वह बनाया जा सकता है गुप्तकालीन साहित्य के ऊपर, क्योंकि साहित्य का भी पर्याप्त विकास हुआ है गुप्तकाल में। ठीक है, तो साहित्य के ऊपर एक क्वेश्चन देखो, साहित्य के ऊपर मैं आपको बताऊं ना लगभग सिमिलर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखो एक बन सकता है कि किस तरह से तात्कालिक समाज के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, एक क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे आपको याद होगा संगम साहित्य के ऊपर एक क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था, है ना, अभी चोल वास्तुकला आ रही है तो इसमें तमिल साहित्य आएगा। संगम साहित्य के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यह जो है राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन प्रशासनिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। तो यह एक क्वेश्चन आ सकता है कि यह समाज, अर्थव्यवस्था, ठीक है, और राजनीति, ये तीन डायमेंशंस के ऊपर बन सकता है क्वेश्चन कि यह किस तरीके से जो है समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति के ऊपर, तात्कालिक समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति के ऊपर प्रकाश डालता है। या फिर ये नहीं होगा तो संस्कृति आ जाएगा, किस तरीके से जो है गुप्तकालीन साहित्य जो है तात्कालिक संस्कृति के ऊपर प्रकाश डालता है। ठीक है, तात्कालिक संस्कृति का वर्णन करता है। और फिर अगर ये नहीं आएगा तो एक क्वेश्चन ये हो जाएगा कि इतिहास के पुनर्लेखन में गुप्तकालीन साहित्य की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, है ना, क्रिटिकली एनालिसिस जब गुप्तास लिटरेचर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है ना, कि भाई इतिहास के सोर्स के रूप में, ठीक है, सोर्स ऑफ हिस्ट्री के रूप में जो है गुप्तकालीन साहित्य की क्या भूमिका है। तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी बनाया जा सकता है। तो लगभग 6 डायमेंशंस मैंने आपको ये बताए हैं जिसके ऊपर गुप्तकाल के ऊपर 6 क्वेश्चंस बन सकते हैं। लैंग्वेज कुछ भी होगी, बस आपको ध्यान ये रखना है कि सभी डायमेंशंस में आपके 6-6, 7-7 पॉइंट्स तैयार हों, बात खत्म। अगर विशेषताएं आ गई हैं तो 7 पॉइंट, 8 पॉइंट विशेषताओं में तैयार हो। मंदिर स्थापत्य है तो इसमें जो तो मैंने कल काफी डिटेल में बताया था उसमें तैयार हो। मूर्ति कला में 8-10 पॉइंट तैयार हो विथ एग्जाम्पल, ठीक है, विथ उदाहरण वो तैयार हो। ठीक है, इसके अलावा जो है चित्रकला आ गई तो उसमें भी 2-3 एग्जाम्पल और साथ में 7-8 पॉइंट्स तैयार हो। साइंस टेक आ गई तो मैंने आपको ये बता दिया किस तरीके से आपको डायमेंशंस क्रिएट करना है, और इस तरीके से आप लिखेंगे तो एकदम क्लियरिटी आती है आपके आंसर में, है ना। और उसको भी लगता है जो चेक करने वाला होता है कि आपके जो थॉट्स हैं, आपकी जो स्टडी है वह काफी कॉन्सेप्चुअल जो है वो क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट के लेकर जो है आपकी काफी क्लियरिटी है। तो इस तरीके से आपको ये डायमेंशन जो है कवर करने होंगे। तो ये हो गया गुप्तकाल के ऊपर। अच्छा, गुप्तकाल के ऊपर एक आध क्वेश्चन बन सकता है पर्टिकुलर सोसाइटी को लेकर, चूंकि गुप्तकाल में आप देखेंगे ना कि जो सोसाइटी है उस टाइम पे उतना मतलब वो नहीं थी, मतलब सोसाइटी को लेकर बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई थी गुप्तकाल में। आप देखेंगे सती प्रथा का पहला एग्जाम्पल हमें गुप्तकाल में देखने को मिलता है। ठीक है, तो महिलाओं की जो स्थिति थी वह भी नीचे आती जा रही थी। तो एक क्वेश्चन ये बन जाता है कई बार कि गुप्तकाल ने जो है स्थापत्य या फिर साइंस या फिर विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तो पर्याप्त प्रगति की, लेकिन यह सामाजिक क्षेत्र में पिछड़ा रह गया। ठीक है, तो इस तरह का एक क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ की जो सामाजिक स्थिति थी, ठीक है, जो वहाँ की जो सोशल सिनेरियो है या फिर सोशल जो है परिस्थिति है सामाजिक, इसको मैं साफ कर दे रहा हूं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो है वहां की जो सामाजिक स्थिति है, ठीक है, उसको लेकर भी आ सकता है। और सामाजिक स्थिति में सबसे पहले देखा जाता है कि महिलाओं की क्या कंडीशन रही हो उस सोसाइटी में। ठीक है, अगर पितृ सत्तात्मक है तो डेफिनेटली महिलाओं की स्थिति जो है वह निम्न रहेगी। ठीक है, इसके अलावा जो है सामाजिक स्तर में वहां की जो श्रमिक वर्ग है उसकी क्या कंडीशन रही है, ठीक है, जो वंचित वर्ग है उसकी क्या कंडीशन रही है। तो सामाजिक स्थिति किसी भी समाज की इससे तय होती है कि वहां की महिलाओं की, श्रमिकों की और वंचित वर्गों की क्या कंडीशन रही है। तो इस तरीके से जो है
आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, बाकी यही है पर्टिकुलर, इसके ऊपर ही आता है ना, ये मैंने आपको बता दिया है। कई बार एक क्वेश्चन बन जाता है कि गुप्तकालीन जो है जो वास्तुकला थी, ठीक है, वह धर्मनिरपेक्ष वास्तुकला थी, जो कि मैंने आपको पहले बताया है। तो अगर मंदिर स्थापत्य की बात करेंगे तो इसमें जो है आप जैन, हिंदू और जो है बौद्ध, तीनों तरह के जो है मंदिर या फिर स्तूप वगैरह देख लीजिए, तो उसमें आपका ये काम हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन बनता है तो लगभग ये मैक्सिमम डायमेंशंस यही हैं जो गुप्त काल के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं और आगे चल के बनेंगे भी। ठीक है, तो अगर आप इस सीरीज को पूरा फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली मेंस में तो आप नहीं पीछे रहेंगे, ये पक्की बात है। ठीक है, आपका मतलब पेपर में कोई सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो आपने यहाँ पे नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, या जो आपने यहाँ पे नहीं देखा होगा, बस पढ़ना आपको है ना, तैयारी आपको करनी है। ठीक है, मैंने आपको सोर्स बता दिया है, तरीका बता दिया है कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, बस काम आपको करना है। अब हम आते हैं चोल वास्तुकला के ऊपर। ठीक है, चोला आर्किटेक्चर। तो चोल वास्तुकला में बहुत ज्यादा तो नहीं है, ठीक है, चोल काल में बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इन्होंने मंदिर के स्तर पर काफी काम किया हुआ है। ठीक है, और इसी को लेकर यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था, 2013 में आया था। ठीक है, जो है चोल काल मंदिर स्थापत्य के लिए एक मतलब काफी महत्वपूर्ण भूमिका है, जो कि मैंने कल भी आपको बताया था। ठीक है, तो द्रविड़ अगर देखा जाए, द्रविड़ शैली में जो मंदिर शैली है उसमें चोल जो है राजा थे, उन्होंने काफी अच्छा काम किया था। ठीक है, तो मंदिर स्थापत्य को लेकर ये क्वेश्चन बनता है और आप इसको जो है अच्छे से देख लीजिए। इसके अलावा अगर चोल में और किसी क्वेश्चन की बात की जाए तो इसकी मूर्ति कला के ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, मूर्ति कला में विशेष रूप से आपको पता होगा कि चोल ने मूर्ति धातु में भी कांस्य मूर्तियों के ऊपर विशेष रूप से काम किया है। ठीक है, इसमें आपको नटराज की मूर्ति कितनी मतलब फेमस मूर्ति है, ठीक है, उसका एग्जाम्पल मिल जाएगा इसमें, साथ में विष्णु की मूर्ति के एग्जाम्पल मिल जाएंगे, शिव की मूर्ति के एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है अर्धनारीश्वर की मूर्ति के एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो धातु मूर्ति के ऊपर काफी काम किया है। तो जिस तरीके से 2013 में मंदिर स्थापत्य के ऊपर क्वेश्चन आया था, उसी तरीके से चोल वास्तुकला की जो है चोल मूर्ति कला के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। यूपी पीसीएस में अभी तक यह क्वेश्चन नहीं आया है, तो आ सकता है आगे चल के। ठीक है, इन फ्यूचर में देखा जा सकता है कि यूपीएससी में यूपी पीसीएस में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। इसके बाद जो है तमिल साहित्य के ऊपर एक क्वेश्चन बन जाता है कभी कभार चोल काल को लेकर। ठीक है, तो तमिल साहित्य के ऊपर क्वेश्चन बन जाता है, संगम साहित्य के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पहले पूछ भी चुकी है। ठीक है, तो ये है, इसमें जो एक पूछा जा सकता है वो ये है कि तमिल साहित्य किस तरीके से जो है वर्तमान तात्कालिक सामाजिक और आर्थिक विषयों का वर्णन करता है। एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन बन सकता है कि ये किस तरीके से धर्म और दर्शन के ऊपर प्रकाश डालता है तात्कालिक, तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है। तो चोल वास्तुकला को लेकर जो है एक चोल वास्तुकला की जगह यहाँ पे चोल काल लिखना ज्यादा बेहतर होगा। एक क्वेश्चन ये मंदिर स्थापत्य के ऊपर बन सकता है, या पर्टिकुलर ये पूछ ले कि चोल स्थापत्य एवं मूर्तिकला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इन सब पे जो है करना आपको वही है, 8-10 पॉइंट इसके ऊपर, 8-10 एकदम सॉलिड पॉइंट विथ एग्जाम्पल इसके ऊपर। ठीक है, मूर्तिकला के ऊपर, और कम से कम जो है 10 से 12 पॉइंट्स विथ एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल और राइटर्स के नेम। ठीक है, अच्छा देखो, जब भी ऐसा है ना कि सामाजिक आर्थिक, तो ऐसा नहीं एकदम लेमन लैंग्वेज में लोग लिखते रहते हैं, है ना, कि भाई सामाजिक में ये डाला, दास प्रथा के ऊपर प्रकाश डाला, ये नहीं, पर्टिकुलर किताब का नाम लिखते हुए, ठीक है, कि इस किताब में है ना इन्होंने दास प्रथा के ऊपर प्रकाश डाला है, या फिर बाजार व्यवस्था के ऊपर प्रकाश डाला है इस किताब में, या फिर ये डाला है। तो ऐसे में क्या होता है, आपकी जो बात होती है वह एक्चुअली पुष्ट होती है, भाई प्रूफ होती है कि आप जो है ये चीज इसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं। ठीक है, तो और सिंपल तरीका यही है कि आप जो है 3-4 किताबों के नाम याद कर लीजिए और उसमें देख लीजिए कि क्या क्या चर्चा की गई है। ठीक है, इतने में आपका काम हो जाना है, तो वही है।
और इंट्रो में मैंने आपको बता ही दिया था कि लगभग सिमिलर मतलब इंट्रो होती है, कल मैंने जो आपको बताया है ना, उस तरीके से। बाकी मैं एक पर्टिकुलर अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे इंट्रो के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, ठीक है, जो कि हमारा थर्ड होगा, जो कि कल होगा। धन्यवाद।